प्यारे बच्चों, बोर्ड की परीक्षा निकट है, इसी वजह से ये मॉडल पेपर डाल रहा हूँ। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका सुधी हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा इस महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अभी मॉडल पेपर 2023 का है कि किस प्रकार का तुम्हारा पेपर आएगा। इस सामान्य हिंदी का पेपर है। पहला प्रश्न गद्य से आएगा। गद्य से 5 क्वेश्चन आएंगे जो 5 अंक के होंगे। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें बताना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट है। इस तरह 5 प्रश्न गद्य से आएंगे और 5 प्रश्न काव्य से अथवा पद्य से, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इस तरह 10 क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाएंगे। तो पहला गद्य से प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे इसमें दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद और हरदेव बाहरी। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इसमें जो ऑप्शन सही हो उसी को तुम्हें कॉपी पर लिखना होगा। तो इसमें हमने आंसर बता दिया है। तो इसका सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम था श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादन किया। इसी में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। प्रश्न को पूरी तरह अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो कौन सी उपन्यास नहीं है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, परीक्षा गुरु, तितली, अशोक के फूल और गबन। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें जो ऑप्शन सही हो उसी को लिख देना है। तो इसमें अशोक के फूल यह उपन्यास नहीं है, तो यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। हरखू पात्र किस कहानी में आया है ये तुम्हें बताना है। तो 4 कहानियां दी गई हैं, बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित और समय। तो हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो बलिदान कहानी में हरखू पात्र आया है, इसलिए पहला जो का खंड है, का है, वह बलिदान सही उत्तर है। अगला है चौथा प्रश्न, गद्य का ही द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। किसने किया है द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद? 4 ऑप्शन हैं, वासुदेव सरल अग्रवाल, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इन 4 लोगों में से किसने द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें इस सही उत्तर है राय कृष्णदास। राय कृष्णदास ने लिखा है इसे। अगला है 5वां प्रश्न है, गद्य से, गुड़िया भीतर गुड़िया विधा है। किस विधा की है? कहानी विधा है, आत्मकथा विधा है, रेखा चित्र है या संस्मरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें गुड़िया भीतर गुड़िया विधा है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया विधा आत्मकथा विधा है। कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा है। इस तरह 5 प्रश्न तुम्हें गद्य से मिलेंगे। जो 5 प्रश्न आएंगे पद्य से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें पहला प्रश्न है, दोहा कोश के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे सबरपा, लुइपा, सरहपा और कंढप्पा। इन 4 में से कौन सा सही है? तो दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहपा। दूसरा प्रश्न इसी में है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? तो सूकर खेत नामक स्थान कबीरदास, नंददास, तुलसीदास तथा सूरदास। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? तो संबंधित इसका उत्तर सही होगा तुलसीदास। तुलसीदास सूकर खेत नामक स्थान से संबंधित हैं।
अगला इसमें तीसरा प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1947 में, सन 1943 में और सन 1950 में तथा सन 1931 में। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इसमें तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन जो है वह 1943 में हुआ था। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। इस तरह है, 5 गद्य से और 5 पद्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ये पद का है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 9, 12, 15 और 17। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 9 सर्ग हैं, ये 12 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं अथवा 17 सर्ग हैं। तो कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। महाकाव्य में सर्ग होते हैं। इसमें 5वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? रामचरितमानस को, पद्मावत को, पृथ्वीराज रासो को या रामचंद्रिका को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। तो पृथ्वीराज रासो ही सही करेक्ट उत्तर होगा। अगला तीसरा प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न 5 क्वेश्चन गद्य से और दूसरा 5 क्वेश्चन पद्य से, और तीसरा प्रश्न आएगा गद्य से। एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, उस पैराग्राफ में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 2 अंक का होगा। तो इस तरह ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और यह प्रश्न हर प्रश्न 2 अंक का होगा और 2 गद्य दिए रहेंगे अथवा करके किसी एक गद्य के 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो देखिए, पहला गद्य है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ये पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों को देखो किस प्रकार पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। नंबर 1 पूछा जाता है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित जो लाइनिंग होती है उनकी व्याख्या करनी होती है। नंबर 3, संस्कृत का अटूट अंग क्या है। नंबर 4, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। नंबर 5 है, संस्कृत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 5 प्रश्नों के उत्तर इसी गद्य से छांट करके लिखा जाता है। तो दूसरा गद्य है, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने ये जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। यह गद्य का एक पैराग्राफ है, इसी तरह पेपर में पूछा जाता है और इसके प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। चौथा प्रश्न है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है। पांचवा प्रश्न है, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये 5 प्रश्न इस तरह पूछे जाते हैं। अगला चौथा प्रश्न पूछा जाता है। 3 प्रश्न इस तरह आते हैं। फिर चौथा प्रश्न आता है पद्य में और
पद में भी 2 पद दिए जा रहते हैं अथवा करके किसी एक पद के 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद दिया गया है और इसमें प्रश्न भी दिए गए हैं, वही लिखना है। जैसे पद दिया गया है, ज्यो ज्यो लगती नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सस का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। यह पद दिया गया है, इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं देखिए। इसमें जैसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है। चौथा प्रश्न है, गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं। पांचवा प्रश्न है, कवि क्या भूल गया था। तो इस प्रकार 5 प्रश्न पद में भी पूछे जाते हैं। अगला दूसरा पद है, 2 पद दिए रहेंगे अथवा करके एक पद के प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। दूसरा पद है, जो इंपॉर्टेंट पद हैं उन्हीं को बताया जा रहा है। देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक के जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। ये महादेवी वर्मा का पद है। तो इसमें अब देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है। चौथा प्रश्न है, किससे आहत होकर विश्व हंसा। और पांचवा प्रश्न, पलकों में क्या मचली। अगला 5वां प्रश्न है। इस तरह 4 प्रश्न पेपर में इसी प्रकार तुम्हें मिलेंगे। 5वां प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। 80 शब्द में साहित्यिक परिचय लिखना है। पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और खंड खा में इसी में रहेगा का और खा। 5वें प्रश्न में 2 खंड रहेंगे, ये खंड का होगा और दूसरा खंड खा होगा। उसमें रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। तो यह कवि पर साहित्यिक परिचय तुम्हें लिखना होगा। कवि का साहित्यिक परिचय है, नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 महादेवी वर्मा और नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त। 3 कवि यहाँ बताए गए हैं। इनका साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर प्रकाश डालना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाएगा, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। इसको भी पंचलाइट और ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखना है अधिकतम 80 शब्द में। इसी में अथवा लिखा रहेगा, दोनों में से किसी एक को तुम्हें करना होगा। तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो कथा वस्तु भी वही 80 शब्दों में लिखना है। अगला 7वां प्रश्न आएगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है।
तो तुम्हारे रायबरेली जनपद में श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है। तो श्रवण कुमार के बारे में, क्योंकि 6-7 बुकें चलती हैं पूरे प्रदेश में, तो तुम्हारे जनपद में जो चलता है वो श्रवण कुमार है। तो श्रवण कुमार ही तुम्हें करना होगा। तो श्रवण कुमार खंड काव्य के अभिशाप सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। इसमें अथवा दिया रहेगा, चाहे खंड का कीजिए अथवा खा कीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्रण लिखिए या कीजिए। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत का पोर्शन है। 2 गद्यांश दिए रहेंगे अथवा करके, एक गद्यांश की व्याख्या तुम्हें करना रहेगा और वह भी संदर्भ सहित अनुवाद करना तुम्हें रहता है। तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए कहाँ का है ये गद्य। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यस्य वर्तते। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम् ददाति न तादृशी किंचित अन्यत्। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अत्र तादृशी। दयादानं शौच्यं औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। इस प्रकार का गद्य तुम्हें दिया रहेगा। इसी गद्य में अथवा करके दूसरा भी दिया रहेगा। दोनों गद्य में से किसी एक गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो दूसरा गद्य है, हिंदी संस्कृता आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारा आसीत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हिंदुस्तानम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। शिक्षम एव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थानम अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयम जनान् धनम अयाचत। जनस्य महत् अस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूत धन अस्मै याच्छन्। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिः इव विभाति। साधारण स्थिति कोऽपि जनः महतो उत्साहेन मनस्वितायु पौरुषेण च असाधारणम् अपि कार्यं कर्तुं क्षमः इति दर्शन यत् मनीषी मूर्धन्या मालवीयः एतद् अर्थम एव जनस्त महामना इत्युपाधिनः अभिधातुम आरब्धवन्तः। इस प्रकार 2 गद्य दिए रहेंगे। 2 गद्यों में से तुम्हें किसी एक गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। इसी 8वें प्रश्न में खंड खा दिया रहेगा, जो प्रश्न पूछेगा कि दिए गए श्लोकों में से एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 2 श्लोक दिए रहेंगे, उन 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। जैसे पहला श्लोक है, इसमें न मे रोचते भद्रम वा उलूकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पस्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। पहला श्लोक है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। इसी में दूसरा रहेगा अथवा करके। तो दूसरा श्लोक है, प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितम् इच्छत् तत्कलत्रम् तन्मित्रम् आपदि सुखे च संक्रियम् यत् एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। इसका भी संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। लोकोक्ति और मुहावरे से एक प्रश्न रहेगा। जैसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें। जैसे इसमें दिया गया है, आस्तीन का सांप, एक अनार 100 बीमार, आम के आम गुठलियों के दाम, हाथ कंगन को आरसी क्या। ये लोकोक्ति और मुहावरा दिया गया है, इसका वाक्य प्रयोग करना होगा।
अगला प्रश्न रहेगा, 10वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद से रहेगा, जैसे इसमें दिया गया है, पहला है महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद है तो कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसी ऑप्शन जो सही वाले उत्तर को तुम्हें लिखना होगा। जैसे संधि है उत्सवः, महोत्सवा की संधि विच्छेद कीजिए तो महो धन उत्सवः, महा धन उत्सवः, मह धन उत्सवः और महोत धन सवः। ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो ऑप्शन सही होगा उसे तुम्हें लिखना होगा। तो महोत्सवः की संधि विच्छेद होती है महाधन उत्सवः, यह सही उत्तर है। अगला है, अगली संधि है मध्वरी ही। मध्वरी का संधि विच्छेद है। मध्वरी की संधि विच्छेद क्या होती है? मधु धन अरि ही, मधु धन वरी ही, मा धन ध्वरी ही और मध्व धन दृहि। तो मध्वरी का संधि विच्छेद सही होगा मधुधन अरि ही बराबर मध्वरी होता है। अगला दिया गया है, तीसरा है, हर संधि इसमें एक एक नंबर की आती है। तो तीसरी संधि है हरिस सेते का संधि विच्छेद है। नंबर 1 हरिस धन सेते, नंबर 2 खा खंड है हरि धन सेते, गा खंड है हरिस धन से और घा है हरिस धन सेते। वह घा सही है, हरिस धन सेते दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है, इसलिए हरिस धन सेते बराबर हरिस सेते हुआ। आगे देखिए, इसी 10वें प्रश्न में खंड खा आएगा, जिसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो एक कोई शब्द दिया रहेगा, रूप दिया रहेगा, उस रूप को तुम्हें विभक्ति और परिचय देना होगा कि किस विभक्ति का रूप है। तो जैसे इसमें लिखा है आत्मनोह, आत्मनोह किस विभक्ति का है? चतुर्थी का है, चतुर्थी एक वचन का है, सप्तमी द्विवचन का है, तृतीया द्विवचन का है या द्वितीया एक वचन का है। तो आत्मनोह जो है वह सप्तमी द्विवचन का रूप है। अगला इसी में है नामनः। नामनः किस वचन का रूप है? पंचमी का है, पंचमी द्विवचन का है या द्वितीया एक वचन का है या षष्ठी एक वचन का है या चतुर्थी एक वचन का है। तो नामनः जो है वह षष्ठी एक वचन का रूप है। इस तरह तुम्हें निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन करना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 11वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे नंबर 1 है अनल और अनिल। तो अनल और अनिल दोनों का अर्थ क्या होता है वही लिखना है। पहला खंड दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से कोई एक सही होगा, उसी को तुम्हें लिखना होगा। जैसे का खंड में लिखा है, का में लिखा है पृथ्वी और आकाश, खा में अग्नि और वायु, गा में जल और वायु, घा में पानी और आग। अनल और अनिल ये शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो अनल और अनिल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसी को तुम्हें लिखना होगा। का में दिया है पृथ्वी और आकाश, खा में दिया है अग्नि और वायु, गा में दिया है जल और वायु, घा में दिया है पानी और आग। तो अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो अनल और अनिल का अर्थ खा खंड सही है। दूसरा है सकल और शकल। पहला का खंड में है कला और कृति, खा में है सन और संवद, गा में है संपूर्ण और अंश, घा में है सबल और निर्बल।
तो सकल का अर्थ क्या होता है और शकल का अर्थ क्या होता है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शनों में जो ऑप्शन सही है उसी को तुम्हें लिखना है। तो सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है अंश। तो ये गा खंड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो खंड खा है उसमें पूछा जाता है, इसी में 11 का खंड खा में पूछा जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कुछ शब्द दिए रहेंगे, उनके 2 अर्थ तुम्हें लिखने होंगे। जैसे अंक और अंबर तथा द्विज, ये शब्द दिए हैं, इनके 2-2 अर्थ लिखने होते हैं किसी एक का। 11 में खंड गा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यांश का वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का चयन करना है। जैसे अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि या दावानल। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उसी को तुम्हें लिख देना है। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। दूसरा इसी में है कि चंपू किसे कहते हैं? चंपू काव्य का नाम है, तो चंपू किसे कहते हैं? चंपा को, फूलों का गुच्छा को, गद्य पद्य मिश्रित रचना को या चंपी करने वाले को। तो इसमें होगा जो गद्य पद्य मिश्रित रचना होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो गद्य पद्य मिश्रित रचना यह उत्तर सही होगा। 11 में खंड घा आएगा, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 5 वाक्य दिए रहेंगे, उनको शुद्ध करना होगा। किसी एक को, महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। नंबर 2, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। नंबर 3, एक फूल की माला लाओ। नंबर 4, विष्णु के अनेकों नाम हैं। नंबर 5, मैंने देवी का दर्शन कर लिया। ये 5 अशुद्ध शब्द अशुद्ध दिए गए हैं वाक्यांश, इनको शुद्ध करना रहता है। अभी सिर्फ ये मॉडल पेपर डाला गया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। यदि आप मॉडल पेपर सॉल्व चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आपके कमेंट के आधार पर ही मैं इस मॉडल पेपर को सॉल्व वीडियो लेकर आऊंगा। और इस मॉडल पेपर से अगर सॉल्व कर लिया जाए तो 80% तुम्हें बोर्ड पेपर में ये मिल जाएगा। इसलिए यदि तुम्हें सॉल्व मॉडल पेपर चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कमेंट करें तो मॉडल पेपर सॉल्व डाल दिया जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 होगा, खंड का में वीर रस अथवा करुण रस के अस्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रस से संबंधित आएगा कि वीर रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव से के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। खंड खा में होगा, यमक अलंकार और उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसी में गा खंड है, दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 में 3 खंड होंगे और तीनों खंडों को लिखना होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है, अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। ये अथवा करके रहेगा, 2 प्रार्थना पत्र पूछे जाएंगे, 2 में से किसी एक प्रार्थना पत्र को तुम्हें लिखना होगा। दूसरा है अथवा करके, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। अब लास्ट क्वेश्चन होगा 14वां। ये 14 प्रश्न तुम्हें पेपर में, बोर्ड पेपर में मिलेंगे। उन्हीं के हिसाब से मॉडल पेपर डाला गया है। तो 14 प्रश्न होंगे। लास्ट प्रश्न होगा निबंध का, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये प्रश्न रहेगा। इस तरह 14 प्रश्न होंगे।
14 प्रश्न तुम्हारे मॉडल पेपर में भी बताए गए हैं। पहला है निबंध जो भारत में बेरोजगारी की समस्या, और दूसरा है स्वच्छता अभियान को सामाजिक सार्थकता, तीसरा है आतंकवाद समस्या और समाधान। अगला निबंध है भारतीय समाज में नारी का स्थान। बार जो आ सकता है, पूरा मॉडल पेपर तुम्हें बताया गया है कि लगभग 80% प्लस ही तुम्हें बोर्ड पेपर में इन प्रश्नों से मिल जाएगा। में से कुछ की तैयारी हम कैसे करेंगे, जैसे समानार्थी शब्द, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द तथा अलंकार, रस, छंद की वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वीडियो देखकर इनकी तैयारी कर सकते हैं। मुहावरे तथा लोकोक्ति का वीडियो भी जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।